हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूपीपीसी प्री 2022 जो कि 12 जून को होने वाला है। और एग्ज़ाम से पहले ही दृष्टि 2022 की करंट अफेयर आती है, वो साल दर साल आती रहती है। एग्ज़ाम से पहले आती तो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होती है, ठीक है। तो अच्छा खासा कंटेंट होता है और वो अच्छा खासा मार्क्स कवर करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। और करंट के जितने भी प्रश्न आते हैं वो लगभग कवर भी होते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अच्छा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो की सीरीज़ चलाए हैं, जिसमें आज हम तीसरा वीडियो देखेंगे। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ये जो है पत्रिका जल्दी जल्दी कवर करना होगा, है ना। तो आज की वीडियो देखेंगे और ये तीसरा लेक्चर है। उम्मीद है कि आपने पिछले दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देख रखा है, और जिन लोगों ने नहीं देखा भाई उसको देख लीजिए, क्योंकि बिना पढ़े या बिना देखे आप पेपर देने जाएं तो ये थोड़ा सा आपके लिए सही नहीं है कि एग्ज़ाम का अच्छा खासा बेनिफिट जहाँ से मिल सकता है कि मतलब 30 से 35 प्रश्न जो आते हैं एग्ज़ाम में वो कवर हो सकते हैं अगर 150 पेज की मैगज़ीन 200 पेज की मैगज़ीन में, तो उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, उसको वीडियो भी सुन लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो और शुरुआत करेंगे पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 से। ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत जो हुई है बंगलुरु में एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है, नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स सेंटर की स्थापना हुई थी 1994 में, ठीक है। इसी के द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स विकसित किया गया है। ये सूचकांक जो है याद रखना कि भाई 2016 से हर साल निकाला जाता है, और इस प्रकार से ये जो इंडेक्स है इसका 6वां संस्करण होगा ये, ठीक है। इतनी बातें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। 6वां संस्करण है। अब इसमें हम देखेंगे कि किन किन आधारों पे ये तय हुआ है। तो भाई इसमें याद रखना 3 स्तंभ हैं, इसमें 5 विषय हैं, 14 सतत विकास लक्ष्य भी हैं और 43 संकेतक के आधार पर ये जारी किया गया है। तो 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो 3 स्तंभ भाई समता, समृद्धि, संवहनीयता, इक्विटी, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। 5 विषय भी हैं। तो 5 विषय कौन से हैं? अभिव्यक्ति जवाबदेही है, ठीक है, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, सरकार की प्रभावशीलता है, गवर्नमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विनियमन की गुणवत्ता है, रेगुलेटरी क्वालिटी है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ करप्शन, ठीक है। ये 5 विषय हैं इसके। 14 सतत विकास लक्ष्य हैं। उसमें 14 सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो है ही, 11 12 भी है, लेकिन इसमें 13 14 और 17 ये 3 सतत विकास लक्ष्य को शामिल नहीं किया गया, बाकी 15 और 16 भी इसमें शामिल हैं, और बाकी 43 संकेतक हैं इसके, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम देख लेंगे कि रैंकिंग का क्या है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये 2 प्रकार से जारी होता है। एक तो है कि बड़े राज्य और एक है छोटे राज्य, ठीक है। साथ में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग से रैंकिंग दी गई है। तो उसमें क्या क्या है कि बड़े राज्यों में ध्यान रखना कि बड़े राज्यों में केरल सर्वश्रेष्ठ है, छोटे राज्यों में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ है, और केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो पुडुचेरी सर्वश्रेष्ठ है। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है ये 18 बड़े राज्यों में इसको रैंकिंग दी गई है। तो उत्तर प्रदेश का अंतिम स्थान है भैया, 18वां स्थान है, ठीक है। हमें इतना ध्यान रखना है। आगे देखते हैं एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। स्थानीय शहरी निकायों के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी का यह एक साधन है। नीति आयोग द्वारा डिज़ाइन और विकसित भी किया गया है, ठीक है। इस सूचकांक की जो रूपरेखा है ना,
में 56 यूएल 20 और 77 संकेतक भी शामिल किए गए। 77 संकेतक जो हैं उसमें 15 एसडीजी और 46 एसडीजी उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं ये, ठीक है। एसडीजी जो 14 है, जल के नीचे जीवन, कि केवल तटीय क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक होने के कारण उसे सूचकांक में शामिल नहीं किया गया। किसको? तटीय क्षेत्रों, ठीक है। 14 में क्या है कि जल के नीचे जीवन की बात है ना 14 में, तो उसमें लेकिन याद रखना कि केवल तटीय क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक होने के कारण उसे सूचकांक में नहीं शामिल किया गया 14 को, ठीक है। इसके अलावा एसडीजी जो 17 है, लक्ष्यों हेतु भागीदारी, को भी इस सूचकांक से बाहर रखा गया है। तो 14 को बाहर रखा गया और 17 को बाहर रखा गया। ये 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना अविस्मरणीय तथ्य के रूप में कि भारत और जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 21-22 जारी किया। तो ये पहला वाला है भाई। याद भी रखना है कि यह सूचकांक जो है नीति आयोग और जर्मनी की एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है, नाम है GIZ और BMZ, ठीक है। इन दोनों के मध्य समन्वय का परिणाम है ये। सूचकांक में शिमला को पहला, कोयम्बटूर को दूसरा और चंडीगढ़ तिरुवनंतपुरम को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। शिमला पहला है ना, कोयम्बटूर दूसरा है, तब जबकि चंडीगढ़ और तिरुवनंतपुरम तीसरा स्थान है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 5 शहरी क्षेत्र हैं कौन कौन से भाई। शिमला पहले स्थान पर, दूसरे कोयम्बटूर, तीसरे चंडीगढ़, तीसरे पे ही तिरुवनंतपुरम भी है और उसके बाद है कोच्चि का स्थान, ठीक है। अंतिम 5 शहर के बारे में देख लेते हैं। तो अंतिम 5 शहर में धनबाद 56वां स्थान है, 55 पे मेरठ है, 54 पे ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, गुवाहाटी का 53वां है और 52वां है पटना बिहार की राजधानी का स्थान है, ठीक है। इतना हमें ये भी याद रखना है, निम्नतम और उच्चतर स्थान। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम भी है और उत्तर प्रदेश के लिहाज से ध्यान रखना थोड़ा। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति रही शहरों की, उसमें लखनऊ की सबसे अच्छी स्थिति है, 36वीं रैंक पे है वो लखनऊ। उसके बाद रैंक आती है 38वीं रैंक कानपुर की, 41वीं रैंक गाजियाबाद है, 42 पे प्रयागराज, 46 पे वाराणसी आगरा का, 49 और 55 पे मेरठ है, ठीक है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है यूपी में इनका कौन सा स्थान है। तो यूपी में भैया लखनऊ पहला, कानपुर दूसरा, गाजियाबाद तीसरा, चौथा का प्रयागराज, वाराणसी 5वां, छठा है आगरा, 7वां मेरठ है, ठीक है। इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। देखिए, आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया है। 6वां संस्करण है। प्रेरक दौड़ सम्मान, इसमें जो पुरस्कारों की नई श्रेणी की घोषणा हुई है उनका नाम है प्रेरक दौड़ सम्मान, ठीक है। इस सम्मान के तहत 5 अतिरिक्त उप श्रेणियाँ भी होंगी। तो वो 5 उप श्रेणियाँ कौन कौन सी भाई? एक तो है दिव्य प्लेटिनम, अनुपम गोल्ड, उज्ज्वल सिल्वर, उदित ब्रॉन्ज और आरोही एस्पायरिंग आकांक्षी, ठीक है। ये 5 श्रेणियाँ हैं, इसकी उप श्रेणियाँ हैं। अब याद रखना है कि गंगा के किनारे बसे 91 गंगा नगरों को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें 62 कैंटोनमेंट बोर्ड भी शामिल हैं और 91 गंगा नगरों को भी इसमें शामिल किया गया है। स्मृति तथ्य के रूप में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें रैंक जो मिली हुई है शहरों को, कौन कौन से शहर हैं उसमें भाई? तो देखिए, इंदौर का पहला स्थान है, लगातार इसका स्थान चल रहा भाई। दूसरा स्थान है सूरत का, तीसरे पर विजयवाड़ा, चौथे पर नवी मुंबई का है और 5वें पर पुणे है, 6ठे पर रायपुर है, रायपुर छत्तीसगढ़, 7वें पर भोपाल, 8वें पर बड़ोदरा है और विशाखापत्तनम है 9वें पर, 10वें नंबर पे अहमदाबाद है। तो इसमें यूपी का कोई एक शहर नहीं है, ठीक है, टॉप 10 में, ठीक है। अब शीर्ष 10 जो कि 1 से 10 लाख जनसंख्या की श्रेणी में है, हमने जो पहले देखा था वो 10 लाख से अधिक वाली थी, अब हम 1 से 10 लाख की श्रेणी में देख लेते हैं। तो 1 से 10 लाख की जब श्रेणी में हम देखेंगे तो नई दिल्ली पहले स्थान पर, दूसरे पर अंबिकापुर है, तीसरे पर तिरुपति आंध्र प्रदेश, चौथे पर नोएडा उत्तर प्रदेश का स्थान आ गया है, याद रखना। 5वें पर उज्जैन है, 6ठे पर गांधीनगर, 7वें पर मैसूर है, 8वें पर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है, धुले है 9वें नंबर पर, 10वें पर देवास जो कि मध्य प्रदेश में ही है। MPPCS का भी एग्जाम है, थोड़ा भैया MP के लिए भी ध्यान में रखना है सब।
10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 शहर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो भैया लखनऊ है 12वां स्थान और दूसरा है गाजियाबाद 18वां स्थान। ठीक है। कानपुर का 21वां है, याद रखना। आगरा का 24वां है, प्रयागराज 26 है, मेरठ 27 है, वाराणसी 30वें नंबर पर है। 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में देखें तो बीटा जो कि सांगली महाराष्ट्र में है, को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है 1 लाख से कम जनसंख्या में। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं इसमें जो राज्यों की रैंकिंग है वो कौन कौन सी है। तो झारखंड का पहला स्थान है सभी स्थानीय निकायों से कम वाले राज्य के रूप में देखेंगे तो झारखंड का पहला स्थान, हरियाणा दूसरे नंबर, तीसरे नंबर गोवा है, चौथे पर उत्तराखंड है और 5वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है, याद रखना। गंगानगरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगानगर देखें तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरे और तीसरे नंबर पर, दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर मुंगेर है, पटना है, कानपुर है। ठीक है, चौथे नंबर पर कानपुर है, तीसरे पर पटना है, दूसरे पर मुंगेर का नंबर आता है। ठीक है। 1 लाख से कम की जनसंख्या हम देखें तो कन्नौज पहले स्थान पर आएगा। ठीक है। विभिन्न श्रेणियों में भारत के सबसे स्वच्छ शहर देख लेते हैं। तो भारत का सबसे स्वच्छ मेगा शहर 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में अहमदाबाद का स्थान है। भारत का सबसे स्वच्छ बड़ा शहर 10 से 40 लाख वाले में नवी मुंबई है। भारत का सबसे स्वच्छ मध्यम शहर 3 से 10 लाख की श्रेणी में नोएडा है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे स्वच्छ छोटा शहर जो कि 1 से 3 लाख की श्रेणी में आता है नई दिल्ली है। और भारत के किसी के राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सबसे स्वच्छ राजधानी वो गांधीनगर गुजरात की है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रेरक दौड़ के तहत देखेंगे तो 5 शहर हैं प्रेरक दौड़ में। कौन कौन से वो है? एक तिरुपति, दूसरा नई दिल्ली है, तीसरा है सूरत, चौथा है इंदौर और 5वां नवी मुंबई है। इनको दिव्य प्लेटिनम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। गोल्ड के मामले में देखें तो उत्तर प्रदेश के 5 शहर हैं। उस कौन कौन से भाई? नोएडा है, सहारनपुर है, प्रयागराज है, मेरठ और वाराणसी इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश के 5 शहर, बाकी 151 शहर शामिल किए गए हैं गोल्ड श्रेणी में। ठीक है। आगे देखते हैं कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल। 20 नवंबर 2021 को कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों के परिणाम की घोषणा हुई है। इसमें 9 शहर शामिल हैं भैया। इंदौर है, सूरत है, नई दिल्ली है, नवी मुंबई है, अंबिकापुर मैसूर है, नोएडा विजयवाड़ा और पाटन को शामिल किया गया 5 स्टार के तहत। ठीक है। जबकि 143 शहरों को 3 स्टार प्रमाण पत्र दिया गया है। सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती क्या है भाई? इसमें याद रखना कि 2021 में घोषित हुई थी ये चुनौती। इसके परिणामों के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में इंदौर का पहला स्थान है, जबकि नवी मुंबई का दूसरा स्थान है। ठीक है। सफाई में सुरक्षा चुनौती 21 के तहत छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया। सफाई मतलब सुरक्षा चुनौती के तहत राज्यों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का 6वां स्थान है, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है। और चंडीगढ़ को इस मामले में पहला स्थान मिला हुआ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में आप लोगों को लगभग पता होगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अभी इसका उद्घाटन हुआ है। तो उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को हुआ था करवल खीरी में। कहाँ है ये? सुल्तानपुर ज़िले में है। ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी। याद ये भी रखना है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक्सप्रेसवे के लिए 48,200 टन स्टील की आपूर्ति भी की है। इसके अलावा 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा आजमगढ़ में आधारशिला रखी गई। कब? 2018 में। लंबाई इसकी कुल है 340.824 किलोमीटर, लगभग 341 किलोमीटर की। ठीक है। इसके बाद लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH 731 पर चांद सराय गांव से ये शुरू हो रहा है और ख़त्म होगा कहाँ पे जाके? गाजीपुर में हैदरिया गांव में समाप्त होगा। ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश के 9 जिले, ये उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के 9 जिले कौन कौन से हैं? तो भाई लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या, अम्बेडकर नगर है, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर है। 6 लेन का है, 8 लेन तक बढ़ाया जाएगा ये। ठीक है। इसमें एक चीज़ ये याद रखना कि सुल्तानपुर ज़िले में
एक जगह है जहां पर 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। गंगा एक्सप्रेसवे भी है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी लंबाई जो है भैया देखिए 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा शाहजहांपुर का उत्तर प्रदेश में है, इसकी आधारशिला रखी गई। ठीक है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। लंबाई इसकी लगभग 594 किलोमीटर है, 6 लेन का है। मेरठ जिले के बिजौली गांव से शुरू हो रहा है, प्रयागराज जिले के जूडापुर दांडू गांव पर जाके समाप्त हो रहा है। ठीक है, इसके निर्माण के लिए जो नोडल एजेंसी तय की गई है वो है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बारे में एक चीज़ और याद रखना कि उत्तर प्रदेश के इसमें 12 जिलों से होकर गुजरेगा। वो 12 जिले कौन कौन से हैं? तो मेरठ से शुरू करते हैं। तो मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर, अमरोहा है, संभल, बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़, प्रयागराज से होकर ये गुजरेगा। ठीक है, इसके बारे में एक चीज़ याद रखना कि शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो हमने ये भी देख लिया कि भाई यूपी में अभी हाल के 2 एक्सप्रेसवे हैं जिन पे 2 हवाई पट्टियों का निर्माण भी हुआ है। एक हुआ है पूर्वांचल पर, दूसरा गंगा एक्सप्रेसवे पर। ठीक है, पूर्वांचल पर कोरेभार के पास में सुल्तानपुर ज़िले में, और गंगा एक्सप्रेसवे पर कहाँ हुआ है? शाहजहांपुर में हुआ है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। बाकी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी हवाई पट्टी है ना, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। आगे देखते हैं। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 जारी हुआ है कि भाई स्मार्ट पुलिसिंग का विचार 2014 में गुवाहाटी में आयोजित राज्य केंद्रीय पुलिस संगठनों के सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है कि भारत में पुलिसिंग की गुणवत्ता के संबंध में नागरिकों का दृष्टिकोण, पुलिस पर जन विश्वास के स्तर का आकलन करने के लिए भारतीय पुलिस फाउंडेशन का यह एक क्रांतिकारी प्रयास है। इसके बारे में याद रखना कि यह पहला सर्वेक्षण है भाई। साथ ही में 10 का स्कोर इसमें उच्चतम नागरिक संतुष्टि है, 0 जो है न्यूनतम संतुष्टि है। निम्नतम स्कोर बिहार को मिला हुआ है, और दिल्ली को 12वां मिला, उत्तराखंड को 15वां, हरियाणा को 18वां, राजस्थान को 22, मध्य प्रदेश को 23 और उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का 28वां स्थान है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रैंकिंग में ध्यान में रखनी है इसकी। तो देख लेते हैं IPF स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 पहले स्थान पर देखिए भैया आंध्र प्रदेश का नंबर है। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, आसाम है, केरल है और सिक्किम है। ये टॉप 5 हैं। ठीक है, इसके अलावा 6ठे नंबर पर मिजोरम, 7वें पर गुजरात, 8वें पर उड़ीसा, 9वें पर हिमाचल प्रदेश और 10वें पर पुडुचेरी है। 11 नंबर गोवा का है, दिल्ली का 12वां नंबर है, साथ में तमिलनाडु का 13वां, कर्नाटक का 14वां, उत्तराखंड 15, पश्चिम बंगाल 16, 17 पे मेघालय। तो पहाड़ी राज्यों में सबसे पहला जो स्थान है वो किसका है? वो है भाई असम का। उसके बाद नंबर आता है सिक्किम का, याद रखना। फिर आता है मिजोरम का, उसके बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रैंकिंग दी गई है। और मध्य प्रदेश वाले थोड़ा सा ध्यान रखें कि मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो है 23वां स्थान, और यूपी का कितना है? 28वां। तो 29वां पर कौन है? बिहार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना क्या भाई 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन प्रारंभ हुआ था। मध्याह्न योजना के लोकप्रिय नाम से इसको जाना जाता है। याद रखना, उद्देश्य है स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण, रिटेंशन और उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के पोषणिक स्तर में सुधार करना है। ठीक है, स्मरणीय तथ्य के रूप में याद रखना कि 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण नाम है इसका योजना को मंजूरी मिली। 21-22 से लेकर 25-26 तक मतलब 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी।
हमें ध्यान रखना कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के लिए बच्चों के लिए है। मध्याह्न भोजन योजना का यह स्थान लेने वाली है। याद रखना प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति स्कूल प्रति बच्चे के लिए 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी। आगे देख लेते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 फसाई ने जारी किया है। पहली बार 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून के अवसर पर यह जारी किया गया था। पहली बार कब हुआ? ये हुआ 2019 में। तो जाहिर सी बात है 19 में पहला है तो 20 में दूसरा रहा होगा, है ना। तो 21 में तीसरा होगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट होगा। ये तीसरा है, ये आप ध्यान रखना। 36 राज्य के शासित प्रदेश को इसमें शामिल किया गया है, उतने है भी। 100 अंकों में कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 बड़े राज्य हैं, उसमें गुजरात, केरल और तमिलनाडु का नंबर है। रैंक अंक अगर ध्यान में रखें तो 72 ऐसे ही क्रम से है, 72 है, 70 है और 64 है। छोटे राज्यों में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो छोटे राज्यों में गोवा है जिसका अंक है 63, मेघालय का 53 नंबर है और तीसरे नंबर पर मणिपुर है जिसका 46 अंक है। ठीक है। संघ शासित प्रदेश में 3 के शासित प्रदेश देखें तो जम्मू कश्मीर का पहला स्थान, अंडमान निकोबार दूसरा, दिल्ली का तीसरा स्थान है। सूचकांक में सबसे निम्न स्थान जो प्राप्त किए हैं उसमें मिजोरम का स्थान है, छोटे राज्यों में 8वां स्थान, बिहार का बड़े राज्यों में 20वां स्थान, लक्षद्वीप का संघ राज्य क्षेत्रों में 8वां स्थान और इस सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो 5वां है। तो उत्तर प्रदेश का हो गया 5वां और बिहार का हो गया 8वां स्थान। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रेल कौशल विकास योजना। ये थोड़ा सा क्या है कि हम जो पढ़ चुके हैं अंडरलाइन उनको हाईलाइट्स कर रखे हैं, उन्हीं को इसमें पढ़ेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखा जाएंगे। ठीक है। तो रेल कौशल विकास योजना क्या है भाई? बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता उद्यमिता को बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है 17 सितंबर 2021 को। ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि यह जो योजना है ना, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान में प्रारंभ हुई है और 3 वर्ष की अवधि में क्या है कि भैया 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें। ठीक। इसमें जो 4 ट्रेडों को शामिल किया गया, वो 4 ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, मशीनिस्ट और फिटर। ठीक है। 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण होगा, 18 से 35 आयु वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। नोडल एजेंसी जो है इसकी वो है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वही हम इसमें देखेंगे, बाकी पूरा नहीं देखेंगे। ठीक है। आगे देखते हैं भारत में अपराध 2020। पहला संस्करण आया था 1953 में, अपराध वाला। ठीक है। तो अभी तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया होगा। तो ये श्रृंखला का 68वां है और याद रखना यह 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं उन्हीं को ये संदर्भित कर रहा है। ठीक है। ध्यान रखना है कि अपराधों के पंजीकरण में 2019 की तुलना में 20 में 28% की वृद्धि हुई है। ठीक है। महिलाओं के मामले में अगर देखा जाए तो 2019 की तुलना नहीं, साइबर अपराधों के मामले में देखा जाए तो 2019 की तुलना में 11.8% वृद्धि हुई है। साथ में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में देखा जाए तो 19 की तुलना में 8.3% की वृद्धि दर्ज नहीं 8.3% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। ठीक है। 2020 में प्रति 1 लाख महिला जनसंख्या पर पंजीकृत अपराध हैं 56.5%। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के बारे में देखिए, अभी हमने शहरी देखा था, ग्रामीण देख लेते हैं। तो सार्वभौम स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था। इसके 2 उप मिशन हैं। कौन कौन से भाई? इसके 2 उप मिशन हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है आवासन शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रशासित है। ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांव, ग्राम पंचायत, जिला, राज्य के शासित क्षेत्रों में खुले से शौच मुक्त घोषित कर दिया था। ठीक है। तो
इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है स्मरणीय तथ्य के रूप में देखा जाए तो देश में ODF+ गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया गया। तो ये तो पता है कि जल शक्ति मंत्रालय ने ऐसा किया है। तो विभाग कौन सा है? विभाग है भैया पेयजल और स्वच्छता विभाग। इसमें कुछ नए तत्वों को भी शामिल किया गया SDG 2021 में। तो कौन कौन से हैं भाई? थोड़ा देख लेते हैं कि ठोस तरल प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन होगा, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं रहेंगी, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता पर जागरूकता और मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट के लिए प्रबंधन और निपटान व्यवस्था रहेगी इसमें। ठीक है। सुजलाम अभियान ये क्या भाई? ये 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुजलाम अभियान शुरू हुआ है। ठीक है। ODF स्थायित्व और गंदला जल प्रबंधन हेतु यह 100 दिवसीय अभियान होगा, ये भी ध्यान रखना है। इसमें याद रखना 10 लाख स्वच्छता गड्ढे, शौचालयों की मरम्मत, नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच, इन 3 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। ODF+ के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से ये संचालित भी किया जा रहा है। इंदौर भारत का पहला जलाधिक्य शहर बन गया। इसमें क्या है भाई कि 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जलाधिक्य शहर घोषित कर दिया, WaterPlus शहर घोषित कर दिया। ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर का भी दर्जा प्राप्त किया है, इंदौर ने ही, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत हुई 29 सितंबर 2015 को। पहला संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। और ये याद रखना भैया 6वां संस्करण है, इसमें 7 विभिन्न विषय हैं। तो विभिन्न विषय कौन से हैं थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंजीनियरिंग है, प्रबंधन है, फार्मेसी है, विधि है, चिकित्सा है, वास्तुकला है और दंत चिकित्सा इसमें शामिल है। पहली बार अनुसंधान संस्थानों को इसमें रैंकिंग दी गई। किसको? पहली बार पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंकिंग दी गई है। 5 विस्तृत समूहों के आधार पर रैंकिंग मिली है। तो 5 विस्तृत समूह कौन कौन से भाई? तो इसमें शिक्षण, अधिगम, संसाधन है, अनुसंधान, पेशेवर अभ्यास है, स्नातक परिणाम है, पहुंच और समावेशिता है तथा बोध, यही 5 हैं। ठीक है। इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी, गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं को शामिल भी किया गया। इसमें याद रखना जो शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें IIT मद्रास का पहला स्थान है, दूसरा IISc बेंगलुरु है, IIT बॉम्बे है, चौथे पर IIT दिल्ली है, 5वें पर कानपुर है, IIT कानपुर, और 6ठे पर खड़गपुर है। तो भैया जाहिर सी बात है यूपी का पहला कौन सा हो गया? IIT कानपुर हो गया। ठीक है। इसके अलावा फिर 10 की बात हो रही है तो IIT रुड़की इसमें शामिल है, IIT गुवाहाटी है, जवाहरलाल नेहरू JNU विश्वविद्यालय है और BHU भी इसमें शामिल किया गया। तो यूपी में देखा जाएगा तो पहला स्थान IIT कानपुर का है, दूसरा BHU का है। ठीक है। यूपी के हिसाब से याद रखना। NIRF की इस रैंकिंग में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान हैं, IIT कानपुर और BHU। ठीक है। अब देखते हैं उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान का प्रदर्शन क्या रहा है। तो टॉप 10 में 2 ही है। 5वां नंबर IIT कानपुर का है, 10वां है BHU का, 18 नंबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है। ठीक है। इसके अलावा IIT मतलब BHU का 28 नंबर 43 नंबर MIT का है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का 60वां स्थान है, 84 नंबर है, 84वीं रैंक है शिव नाडार विश्वविद्यालय। और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि प्रयागराज में स्थित है, ये 88वें रैंक पर काबिज है। ठीक है। इसके अलावा विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को पहला, जब JNU को दूसरा और नई दिल्ली को JNU को दूसरा और BHU को तीसरा स्थान मिला हुआ है। ठीक है। विश्वविद्यालय की श्रेणी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेंगलुरु जो कि IISc बेंगलुरु को पहला है, JNU को दूसरा और तीसरा स्थान है BHU को। ठीक है। इंजीनियरिंग में पहला स्थान किसका है? पहला दूसरा स्थान है IIT मद्रास और IIT दिल्ली को मिला हुआ है। प्रबंधन श्रेणी में देखिए तो IIM अहमदाबाद को पहला स्थान, IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला, जबकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान दिया गया है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलुरु में है, इसको विधि श्रेणी में
पहला स्थान मिला हुआ है। दंत चिकित्सा श्रेणी में देखें तो मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस उडुपी को दिया गया है। फार्मेसी श्रेणी में लगातार तीसरे साल जामिया हमदर्द जो कि नई दिल्ली में है, इसको पहला स्थान दिया गया। भैया लगातार तीसरे साल किस मामले में? दंत चिकित्सा के मामले में, नहीं फार्मेसी के मामले में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉलेज की श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष मिरांडा हाउस जो कि दिल्ली में है, इसको पहला स्थान मिला। अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc को पहला स्थान दिया गया है। कार्बी एंगलोंग समझौता हुआ है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है। कार्बी एंगलोंग साहित्य परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आगे देखते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक डैशबोर्ड 2021-22। देखिए भैया, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने का यह पहला संयुक्त प्रयास है, और याद रखना ये पहला संस्करण भी है। ठीक है, इसके साथ ही ध्यान रखना है कि इसमें 8 राज्य है ही हैं, तो उनको शामिल भी किया गया है। इसमें प्रत्येक जिला के लिए NER SDG इंडेक्स SDG वाइज 15 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है। इसमें लेकिन याद रखना कि 14 और 17 को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, समझ रहे ना, 2 SDG को शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, इसमें देख लें जो पहले स्थान पर हैं, तो पहला स्थान है पूर्वी सिक्किम जिला का, और गोमती तथा उत्तरी त्रिपुरा का दूसरा स्थान है। 103 जिलों के अंक 53 से लेकर 75.87 तक विस्तृत हैं, जिनमें 53 अंक के साथ किफिरे जो कि नागालैंड में है, ये अंतिम स्थान पर है। अंतिम स्थान पर किफिरे है जो कि नागालैंड का है, और पूर्वी सिक्किम जिला पहले स्थान पर। ठीक है, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में हैं। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले किस में हैं? अग्रणी श्रेणी में हैं, जबकि कोई भी जिला आकांक्षी या लक्ष्य प्राप्तकर्ता श्रेणी में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी हमको ध्यान रखना है। सिक्किम की राज्य मछली नाम क्या है? नाम है भैया कॉपर महसीर। ध्यान रखना, स्थानीय रूप से इसको कैटली भी बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस है। ठीक है, तीस्ता रंगित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। ध्यान रखना, 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो जो कि लखनऊ ने क्या किया, कैटली मछली को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था, और जबकि 2014 में IUCN ने इसको क्या किया, एंडेंजर्ड स्पीसीज में वर्गीकृत किया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन, इसको छोड़िए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क है। इसमें याद रखना है कि 2 अप्रैल 2019 से लेकर 13 अप्रैल 2020 तक जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ है। इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में हुई है। रणजीत एवेन्यू में इन आनंद पार्क है, उसी में हुआ है। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। भैया 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। ठीक है, और इसका नारा रहा, जो लोगो रहा है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना कि इसके तहत ना अभी 8 करोड़वा कनेक्शन जो दिया गया है वो औरंगाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, वहाँ पे दिया गया है। इसमें तथ्य 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसमें ये भी है कि उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा जिले, मतलब उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई थी, बलिया से 2016 में, लेकिन उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कहाँ से हुई? महोबा से हुई, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शून्य अभियान भी है। शून्य अभियान क्या है भाई? 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने RMI इंडिया के साथ शून्य अभियान की शुरुआत कर दी। ठीक है, उपभोक्ताओं उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने की पहल है। उद्देश्य शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना है। अच्छा, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
और उसका नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, और ये भारत का पहला विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम की बात कर लेते हैं। तो लद्दाख में अवसंरचना विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी होगी अभी है क्या, एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम। ठीक है, आगे देखते हैं उमलिंगला दर्रा जो कि विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। अब देखते हैं, ये देखिए भैया पूर्वी लद्दाख में है, उमलिंगला दर्रे पर है, मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। किसने किया? BRO ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने, सड़क सीमा सड़क संगठन ने। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, 19,300 फीट ऊंची है, ये ध्यान रखना। एक चीज़ और याद रखना, इसका निर्माण हिमांक प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, लंबाई इसकी 52 किलोमीटर की है। ठीक है, उमलिंगला टॉप से होकर गुजरने वाली यह सड़क लद्दाख के चिसुमले देमचोक गांव को आपस में जोड़ेगी। ठीक है, प्रोजेक्ट हिमांक क्या है, थोड़ा सा भी देखना पड़ेगा कि तो प्रोजेक्ट हिमांक लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त 1985 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा? BRO के द्वारा, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। याद रखना, इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया द माउंटेन टेमर्स। इसके तहत BRO वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ लद्दाख में सड़क संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जिसमें खारदुंगला, तंगलांगला और चांगला दर्रे में विश्व की कुछ अत्यधिक ऊंची मोटर योग्य सड़कें शामिल होंगी। ठीक है, लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी भी देख लेते हैं। तो वहाँ का राज्य पशु भैया हिम तेंदुआ है और राज्य पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। ठीक है, याद रखना। चलिए ये भी देख लेते हैं कि काली गर्दन वाला जो सारस है इसे कश्मीरी हिरन या हंगुल भी कहते हैं। नहीं, एक मिनट, ये जम्मू कश्मीर राज्य का राज्य पशु है। ठीक है, कश्मीरी हिरण या हंगुल, और राज्य पक्षी वहाँ का कौन सा है? वही काली गर्दन वाला सारस है। तेंदुए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथरा ओनसिया। काली गर्दन वाला सारस का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है भैया ग्रस निग्रिकोलिस। ठीक है, IUCN ने कि संकटग्रस्त प्रजातियों के रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को सुभेद्य वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2009 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत की थी। ठीक है, 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है ना। तो चलिए, IUCN ने सारस को कौन सी श्रेणी में रखा? संकटापन्न नियर थ्रेटन्ड की श्रेणी में रखा। ठीक है ना। चलिए, ई-रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह व्यक्ति विशिष्ट है भैया, उद्देश्य विशिष्ट है, डिजिटल भुगतान समाधान है। ठीक है, इतना हमको पता होना चाहिए। फिर पता ये भी होना चाहिए इसका विकास जो है ना भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किया गया है। यह स्वास्थ्य प्राधिकरण की भी इसमें काफ़ी भूमिका रही है, जो कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भी इसमें शामिल है। साथ ही इसके विकास में वित्तीय सेवा विभाग जो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय है। ठीक है ना, ये सब इसमें शामिल है। तो कौन कौन से शामिल है इसमें जो इसके विकास में? वित्तीय सेवा विभाग जो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय, और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण भी इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा। और वैसे किसने विकास किया इसका विकास किया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने, NPCI ने। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके प्रयोग के लिए क्या होगा कि किसी लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य नहीं होगा। एक बात याद रखना, यह एक ऐसी विशेषता है जो इसे अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से अलग करती है। यह DBT प्रणाली को सुदृढ़ करने और उसे अधिक पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। ओके, चलिए, इंटरनेट कनेक्शन जरूरी नहीं होगा तब भी ये काम करेगा। ठीक है, याद रखना। CBDC भविष्य में जारी की जाने वाली एक डिजिटल मुद्रा है। CBDC क्या है भाई? तो भविष्य में जारी की जाने वाली एक डिजिटल मुद्रा है, जबकि ई-रूपी क्या है? यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल वाउचर है। ठीक है, तो दोनों में अंतर भी हो गया, आपको इतना पता भी चल गया। एक सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है। देखिए, सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए इसका गठन किया गया। BL वर्मा को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और
सहकारिता मंत्रालय जो है गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह के पास है। ठीक है, स्मरणीय तथ्य के रूप में हमको ध्यान रखना है, यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहु राज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए कार्य करेगा। इसके महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है हर साल मनाया जाता है कब? जुलाई महीना के पहले शनिवार को। तारीख कोई भी हो सकती है लेकिन शनिवार पहला ही होगा। ठीक है, अब लोक उद्यम विभाग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो लोक उद्यम विभाग 6 जुलाई 2021 को अधिसूचना के माध्यम से भारी उद्योग लोक उद्यम मंत्रालय से निकाल दिया गया है। ठीक है, किस में गया फिर? ये गया है भैया वित्त मंत्रालय में। ठीक है, तो किससे निकाला गया ये भी पता हो गया, किस में डाला गया ये भी पता हो गया। ठीक है, अब देखते हैं वित्त मंत्रालय में 6 और विभाग कौन कौन से हैं। तो उसमें आर्थिक कार्य विभाग है, व्यय विभाग है, राजस्व विभाग है, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन अधिनियम विभाग है, वित्तीय सेवा विभाग है, लोक उद्यम विभाग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण जारी हुआ है। इसमें याद रखना है कि उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 18-19 में 3.74 करोड़ की तुलना में 19-20 में कितना हो गया है? ये हुआ है 3.85 करोड़। ठीक है, कुल नामांकन में महिलाओं का प्रतिशत जो है वो 49% है। भारत में छात्रों के सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान आता है, पर पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अच्छा, कुल संख्या संदर्भ के मामले में देखें जो कि उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थाएं हैं, इनकी कुल संख्या के मामले में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कितने हैं यहाँ पे? 8985, 8985 संस्थाएं। ठीक है, और उसके बाद आता नंबर महाराष्ट्र का और फिर आता है कर्नाटक का नंबर। अखिल भारतीय स्तर पर देखें 19-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो 26 हो गया है। शीर्ष 8 राज्य हैं भारतीय कॉलेजों की संख्या में। तो शीर्ष 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, कर्नाटक का दूसरा, उत्तर प्रदेश का पहला, महाराष्ट्र का दूसरा, कर्नाटक का तीसरा है, राजस्थान चौथा, आंध्र प्रदेश पाँचवां, तमिलनाडु छठा और मध्य प्रदेश का 7वां है, जबकि गुजरात का यहाँ पे 8वां स्थान है। ठीक है, CEO वाटर मैंडेट क्या है भाई? CEO वाटर मैंडेट सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली एक अद्वितीय पहल है जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक नेतृत्वकर्ता को एक मंच पर लाती है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा 2007 में की गई थी। ठीक है, स्मरणीय तथ्य में याद रखना कि NTPC है जो भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। इसने CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई। कौन बनी? NTPC। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। याद ये रखना है कि अगस्त 2021 में भारत की 2 अन्य कंपनियां, जैसे एक जल जो कि जयपुर का है और एक है सृष्टि लाइफ साइंस जो कि बड़ोदरा में है, भी CEO वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन चुकी हैं। तो NTPC क्या है? NTPC ऊर्जा सघन बनाने मतलब लक्ष्यों की घोषणा की। ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा किसने की है? तो NTPC ने की है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे कि 27 जून 2021 को ये जारी हुआ है। ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद के अंग के रूप में ऊर्जा सघन लक्ष्यों को घोषित किया। किसने? NTPC ने किया है। NTPC ने 2032 तक 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही NTPC ने 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10% की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क 12 जुलाई 2021 को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित कच्छ के रण में एक सौर पार्क की स्थापना कहाँ होगी? कच्छ के रण में होगी। भारत का ये सबसे बड़ा सौर पार्क होगा, याद रखना। ये हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की योजना होगी, ये भी हमको याद रखना है। और याद ये भी रखना है कि देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक चीज़ और देख लीजिएगा
कि एनटीपीसी ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है, एनटीपीसी ने की है। ओके, देख लेते हैं कितना लंबा, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक डैशबोर्ड, इसमें क्या है भाई, नीति आयोग द्वारा जारी हुआ। पहली चीज़, सांख्यिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र भारत के नेतृत्व वाली एजेंसियों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से यह डिजाइन और विकसित किया गया है, ठीक है, लेकिन विकसित हुआ है नीति आयोग के द्वारा। याद रखना है इसमें 16 एसडीजी के 16 और 70 उपलक्ष्यों को आच्छादित करता है। इसमें 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आकांक्षी 0 से 49 के बीच में, अच्छा प्रदर्शन 50 से 64, अग्रणी में 65 से 99 और लक्ष्य प्राप्तकर्ता में 100 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नवीनतम रिपोर्ट में भारत का जो संयुक्त स्कोर है वो 66 रहा है, लेकिन 2019 में यही रहा है 60 नंबर, ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। इसमें ये भी याद रखना है कि 2020-21 में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अग्रणी की श्रेणी में पहुंच गए हैं, ठीक है। इसमें राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल का पहला स्थान है, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। इसमें हम रैंक देखें शीर्ष राज्य में, तो शीर्ष राज्य में केरल का पहला, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु का दूसरा, तीसरे पर आंध्रा, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, और चौथे पर है सिक्किम, पांचवें पर महाराष्ट्र दिया गया है। इसमें अंतिम 5 स्थान के बारे में देख लें तो बिहार का स्थान भैया 28वां, झारखंड का 27, असम का 26 है, 22 है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का, और 19वां है छत्तीसगढ़, नागालैंड और उड़ीसा का है। तो उत्तर प्रदेश का भी नाम हमें याद रखना है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखें तो चंडीगढ़ का पहला स्थान, दूसरा दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप है, 5वें पर है अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है 6ठे पर, और 8वें पर दादरा नगर हवेली, दमन दीव को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन, वैसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, तो अभी हम यहाँ तक ही देखेंगे, इसके आगे अब अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहीं पर समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और भैया बढ़िया से देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से मस्त रहिए, पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस करिए, ठीक है, जिससे पेपर देने के बाद कोई ऐसी गुंजाइश ना रहे कि ये वाला प्रश्न गलत हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, सीसेट का जो वीडियो स्टार्ट किया गया है 2020, 19, 20, 21 का, उसमें पेपर सॉल्व किया गया है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। उसको देख के ये आपको पता चल जाएगा कि सीसेट का पेपर कैसे आसानी से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।